जुले सबको। और आज मैंने सोचा कि बहुत दिन से आप सब लोगों के साथ मुखातिब नहीं हुए हैं और इस दौरान पिछले महीने भर में बहुत सारी गतिविधियां रहीं, डेवलपमेंट्स हुई, जिसके बारे में मैंने सोचा कि लोगों के, लद्दाख के लोगों के साथ चीज़ें साझा की जाएं। सबसे पहले तो जैसा सबको मालूम है, 27 अप्रैल को लद्दाख में 2 ज़िले हुआ करते थे, 2 से 7 ज़िले हो गए और अभी महीना भर भी नहीं हुआ है इस चीज़ को। और हर ज़िले में जो ज़िलाधीश वहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, उन सबको हिदायत दी गई है एलजी साहब द्वारा, मेरे द्वारा, कि आप अपने अपने इलाके में विस्तार से दौरा करें, लोगों की जो परेशानियां हैं उनको समझें और जहां तक संभव हो उनके स्तर पे उनकी समस्याओं का निवारण करें। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर हर ज़िले में जो नए ज़िलाधीश हैं, चाहे वो द्रास से हम शुरू करें या जो नए ज़िले बने हैं, नुब्रा है या ज़ांस्कार है या चांगथांग है या शाम डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो ज़िलाध्यक्ष हैं उन सबों ने अपने अपने इलाके में बहुत ही विस्तार से दौरा करना शुरू किया। जो विकास के कार्य चल रहे हैं ज़िलों के अंदर, उनका आकलन किया और लोगों की समस्याओं का उनसे रूबरू होकर समझने की कोशिश की और उसका निपटारा यथासंभव हो वो करने लगे। इसका देखिए सबसे बड़ा जो फ़ायदा लोगों को मिलने लगा है वो ये है कि तमाम लोगों को लेह कई 100 किलोमीटर चल के आना पड़ता था या करगिल चल के जाना पड़ता था। अब वो सब ना करके उनके अपने ही ज़िला के हेडक्वार्टर में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत करके छोटे मोटे जो उनकी रोज़मर्रा की समस्याएं हैं उसका निपटारा हो सके। अभी हाल में आपने देखा होगा डिविजनल कमिश्नर ज़ांस्कार गए। मैं 2 दिन का दौरा चुशूल तक वहाँ मैं गया और वहाँ रुक कर के आया रात भर और वहाँ लोगों के साथ बातचीत करी, गांव-गांव में रुकता हुआ आया। और आज एलजी साहब जो हैं चंगथांग के इलाके में फिर गए हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की जो ग्राउंड के स्तर पे लोगों के साथ जुड़ने वाली प्रशासन की ये नीति है, उसको एक तीव्रता मिली है और एक नया रूप पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिला है। इसके अलावा मैंने सोचा कि आप सब लोगों से ये भी साझा किया जाए कि 22 मई को, जो गत 22 मई थी, उसको गृह मंत्रालय के अंदर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जो कि जिसको कि सब कमेटी कहा जाता है। और उस सब कमेटी में जो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे, उसमें मैं भी मौजूद था। यहाँ के पूर्व सांसद न पूर्व सीईसी जो अब के सांसद हैं वो भी मौजूद थे। तुपसन छेवांग जी थे, एलबीए के जो ले एपेक्स बॉडी है उसके अध्यक्ष थे। ले एपेक्स बॉडी का इनफैक्ट डेलीगेशन था 3 मेंबर और केडीए का 3 मेंबर डेलीगेशन था। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही रचनात्मक और खुले माहौल के अंदर चर्चा हुई। इनफैक्ट 22 मई की मीटिंग को अगर मैं 1 या 2 शब्दों में कहना चाहूँ तो ये एक ब्रेक थ्रू मोमेंट था, जो कई महीनों से या बरसों से एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन और एक बातचीत चल रही थी। और एक गुट अपनी बात एक तरीके से रखता था, दूसरा गुट अपनी बात दूसरे तरीके से रखता था और आपस में एक समन्वय की, जैसे कहते हैं, और एक आवाज़ में बात नहीं हो पा रही थी। गृह मंत्रालय भी चाहता था कि कोई ऐसा समाधान की तरफ हम बढ़ें जो कि संविधान के दायरे के अंदर उसको ऐसा समाधान हो। और बहुत इसमें दिमाग लगा, जद्दोजहद भी हुई, ऊपर नीचे बातें भी हुई सबकी। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत जो रचनात्मक चर्चा हुई है 22 मई को, मुझे लगता है कि शायद जो यहाँ से लोग गए थे उनकी भी अपेक्षा से ज़्यादा वहाँ खुलकर बात हुई। तो बातों में बात, बहुत सी बातें आईं और उसमें ये बात हुई कि
क्या हम संविधान के आर्टिकल 371 के तहत एक नए जो ढांचे के बारे में चर्चा कर सकते हैं? पहले यहाँ से जो ग्रुप जाते थे, आवाज़ उठा करती थी, वो लोग बात करते थे स्टेटहुड की या बात करते थे 6 शेड्यूल की, लेकिन मूलतः जो उनकी बात थी उसमें जो केंद्र बिंदु थे वो ये थे कि हमारी ज़मीन में हमारा संरक्षण रहे, हमारे कल्चर में संरक्षण रहे, और हमारे रोज़गार जो युवा लोग हैं उनका भी संरक्षण हो। और मैं समझता हूँ पिछले 1 बरस में, जहाँ तक कि रोज़गार का सवाल है, जिस तरह का एक भारत सरकार ने सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशन का फॉर्मूला निकाला, वो ये पूरे हिंदुस्तान में किसी और टेरिटरी में उस तरह का रिजर्वेशन का फॉर्मूला नहीं है। तो इस बात, और इसलिए रखा गया और इस बात पे सहमति बनी क्योंकि भारत सरकार ये मानती है कि यहाँ के युवा जो हैं उनकी एस्पिरेशंस को कहीं ना कहीं जो रोज़गार के मुतालिक हैं उसको एक तवज्जो देने की आवश्यकता थी। और पिछले महीनों में आपने देखा होगा इसमें जो रिक्रूटमेंट्स हैं उसमें बहुत तेज़ी पकड़ी है, चाहे वो ग्रुप बी की हों, ग्रुप सी की हों, या ग्रुप ए के अंदर भी अब धीरे धीरे तेज़ी आ रही है। और इसके अंदर बात ये हुई कि एक नया पॉलिटिकल ढांचा संविधान में, कस्टमाइज्ड सल्यूशन जिसको कहा गया कि लद्दाख के लिए एक कस्टमाइज सल्यूशन की क्या हम बात कर सकते हैं, जिसके अंदर कोई ऐसी बॉडी बने जिसके पास पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स हों, और ज़िलों के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, जैसे भी 2 हैं, क्या हर ज़िले के अंदर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गठित की जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो कारगिल से लोग गए थे और जो लेह से लोग गए थे और जो केंद्र सरकार से लोग थे, सभी में एक सॉर्ट ऑफ आम सहमति बनी कि इन प्रिंसिपल एक फ्रेमवर्क जो है जिसकी चर्चा हुई थी उस पे आम सहमति बन गई कि हाँ, आगे जाते हुए इसकी डिटेलिंग करी जाएगी कि इस ढांचे का फर्दर उसके अंदर क्या क्या मतलब जो उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे, किस तरह से उसका क्रियान्वयन किया जाएगा, और अल्टीमेटली तो जाहिर सी बात है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है वो तो पार्लियामेंट तक बात जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही रचनात्मक तरीके से खुले माहौल में हर किसी ने अपनी बात रखी, हर किसी को मौका मिला, और एक बहुत ही अच्छी दिशा में वार्तालाप चली है। तो मैं ऐसे मौके पे यही उम्मीद रखता हूँ कि जितने लोग यहाँ के राजनीतिक लीडर्स हैं और तमाम लोग हैं बाकी, वो इस पॉजिटिविटी को बनाए रखें, और आगे चल के अगले कुछ हफ्तों में, महीनों में ये चर्चा जो मोड़ पकड़ेगी, और जिस तरह से केंद्र सरकार ने अब यहाँ से जो लोग गए थे उनसे भी ये कहा है कि आप इस फ्रेमवर्क के चलते हमको एक दस्तावेज दीजिए, हम भी जो लॉ मिनिस्ट्री से चर्चा करके अपना एक दस्तावेज बनाएंगे, उसके ऊपर फिर चर्चा होगी। चर्चा जो जारी रहनी चाहिए, और बहुत ही अच्छे इस वक्त मोड़ पे पूरी चीज़ आ गई है, और मुझे लगता है कि अगले कुछ महीनों में एक अंजाम की तरफ हम पहुंचने लगेंगे। तो आज मैं इसीलिए इतनी ही बात आप सबों से करना चाहता था। तो क्योंकि मैंने इस बार जो आने के बाद आप लोगों से चर्चा नहीं की, तो आज मुझे लगा कि चर्चा कर लेनी चाहिए ताकि किसी के दिमाग में कोई भ्रम न रहे और बात खुल के हो जाए। कोई सर, क्वेश्चन? अभी सुबह एपेक्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि जो मीटिंग में हुआ वो मिनट्स में, अभी तक मिनट्स ऑफिशियली नहीं आया, और जो मिनट्स का ड्राफ्ट उनको आपने दिखाया गया उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि वो मीटिंग में डिस्कस नहीं हुआ था, और कुछ मीटिंग्स में डिस्कस हुआ भी था वो इंक्लूड नहीं था। उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मिनट्स इस तरह की वार्तालाप कई हुई हैं पहले, जो कि सब कमेटी की और हाई पावर कमेटी की। तो मिनट्स तो आज तक जारी कभी हुए नहीं है, पहली बात। ये पहली बार है कि एक मिनट्स का डॉक्यूमेंट जो है सॉर्ट ऑफ शेयर इन गुड फेथ, इन ट्रस्ट सभी लोगों से किया गया, ताकि सब लोग इस बात को समझ जाएं कि मतलब कागज पे उतार लें वो बात जिस बात की चर्चा हुई थी।
मिनट्स और रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन में अंतर होता है। रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन है कि मान लो मैं और आप बैठे, मैंने क्या कहा, आपने क्या कहा, मैंने उसका उलट क्या कहा, आपने उसका उलट क्या कहा, हर चीज को रिकॉर्ड कर लिया जाए। मिनट्स का मतलब होता है कि आप जो पूरी 2.5 घंटे 3 घंटे बात चली, उसका निचोड़ एक सफ़े में आप निकाल करके दे दें कि ये निचोड़ था। और मैं समझता हूँ कि जो मैंने देखा है, निचोड़ में सब कुछ था, लेकिन अगर उसमें मान लीजिए किसी को लगता है कि कुछ चीज़ की खामी रह गई हो या कोई कमी है, त्रुटि है, तो वो मुख्य सचिव तो यहाँ बैठे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम किसी से मिलते नहीं, आप लोग आते हैं, सब लोग आते हैं, हमसे मिलते हैं, मिलकर अपनी बात रखें। मैं तो माध्यम हूँ, देखिए, यहाँ के लोगों के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में, क्योंकि जो एक कड़ी दोनों तरफ है जुड़ी, यहाँ भी रहता हूँ मैं और उस मीटिंग में भी रहता हूँ। तो आकर के हमसे बात खुले माहौल में करें, ज़रूर हम बात केंद्र सरकार तक पहुँचाएंगे। सर, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट अभी आपने मेंशन किया है, तो डीसीएसपी तो ऑलरेडी वहाँ पे आपने जिस तरह से एरिया वाइज रखा है, तो आने वाले वक्त में कितना टाइम लग सकता है सर, क्योंकि डिपार्टमेंट्स की भी उतनी ही ज़रूरत है, और फाइनेंशियल की जब हम बात करें, जब किसी डिस्ट्रिक्ट को अलॉट होता है तो उन सब चीज़ों में कितना वक्त लगता देखिए, है? सबसे पहले तो फाइनेंशियल में मुद्दा उठाता हूँ। तो जहाँ तक कि डीडीओज हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स के डीडीओज की मैपिंग के अप्रूवल के लिए एलजी साहब को मैंने मसौदा भेज दिया। मुझे लगता है आज कल में उसकी अप्रूवल आ जाएगी। आज वो गए हुए हैं चांगथांग। और बजट जो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को है, उनको भी कह दिया है कि जो बजट सभी डिस्ट्रिक्ट्स में डीसीज को जो मुहैया होना चाहिए, वो हम प्रोपोर्शनेटली अवेलेबल करवा दें। जहाँ तक कि बाकी विभागों का सवाल है, देखिए, इसके अंदर आज की डेट में फ़िलहाल हमारा जो ढांचा है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से लोग जम्मू कश्मीर से आते हैं, कुछ हमारे हैं यहाँ के, कुछ आईएएस के लोग वगैरह आते हैं। तो हमने अपने अधिकारियों से चर्चा ये की है कि हाँ, इस वक्त हमारे पास कमी है लोगों की, और उस कमी को आते समय में हम एड्रेस तो करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं मोटे तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन के ढांचे को दो में डिवाइड कर लूँ, तो एक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है और एक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। तो हमको एक सॉर्ट ऑफ अपने ही जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, उसमें किसी तरह से बांटना होगा कि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स पूरी तरह से जो ब्लॉक्स हैं, जो तहसील ब्लॉक्स हैं ख़ास तौर पे, उनमें डेवलपमेंट का काम जिस तरह होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि आदमी 3-3 4-4 ब्लॉक्स का चार्ज लेके बैठा है। इसी प्रकार से रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में जो तहसील का काम है, वो भी ऐसा ना हो कि एक आदमी 3-3 4-4 तहसीलों का चार्ज लेके बैठा, तो लोग यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं। तो ऊपर के स्तर पे तो हमने कर दिया। अब जो नीचे वाला स्तर है, उसका भी बहुत ही जल्द हम एक बैलेंसिंग करके उस तरह का फ्रेमवर्क बनाएंगे कि सब लोगों का जो बुनियादी, चाहे विकास से संबंधित हो, चाहे राजस्व से संबंधित हो, सारी चीज़ों का हल वहीं पे हो जाए। सर, इस बार का जो टॉक हुआ है एमएचए के साथ, काफ़ी पुरअमन माहौल में हुआ सर। लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी चीज़ जो है अच्छा हो जाए। तो लद्दाख का माहौल भी अभी थोड़ा लोग समझने लगा है कि केंद्र सरकार भी थोड़ा खुली तौर पे बातचीत कर रहा है। तो आपके माध्यम से थोड़े कुछ रह गए हैं सर, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे, क्या ये चीज़ हल हो जाएंगी सर? देखिए, मैं जहाँ तक मुझे आए अभी 5 महीने पूरे हुए हैं। और इन 5 महीनों में मैंने जितना लद्दाख के लोगों को, जनता को, राजनीतिक लीडर्स को समझा है, मेरी समझ में ये आता है कि ये एक इशू आपसी विश्वास का है, एक ट्रस्ट का इशू है। आप विश्वास के नज़रिए से आगे बढ़ेंगे तो सब द्वार खुलते चले जाएंगे। इस बार पहली बार देखने में आया कि एक विश्वास का माहौल बना, एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एटमॉस्फेयर का माहौल बना। और पिछली मीटिंग में आपको याद होगा, जो हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने लौट कर आने पे यही अल्फाज यूज़ किए थे कि इट वाज अ वेरी पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव मीटिंग विच वाज हेल्ड इन अ डेमोक्रेटिक स्पिरिट। वही एक बुनियाद है कि अगर वो मीटिंग पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव हुई और डेमोक्रेटिक स्पिरिट में हुई, उसको आगे बढ़ाते हुए जो एचपीसी की सब कमेटी की मीटिंग हुई है हाल में, उसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों ने बड़े खुल के बात करी कि ठीक है, आप लोगों की एस्पिरेशन स्टेटहुड की है, लेकिन आज की डेट में वित्तीय हालत इस तरह नहीं है, आपके अपने रिसोर्सेज ऐसे नहीं हैं कि स्टेटहुड इमीडिएटली आपको मिल पाए। हो सकता है लंबे अरसे में
ये बात जो आप सोच रहे हो किसी न किसी दिन उसका भी एक स्वरूप निकल के आएगा। लेकिन ये बात जो आप कर रहे हैं, फिलहाल पिछली मीटिंग में हमने बात करी थी, उसकी बुनियाद आपको याद होगा पिछली मीटिंग में थी कि फाइनेंसेस आपके नहीं हैं, इसीलिए स्टेटहुड अभी संभव नहीं हो पाएगी। उसको आगे बढ़ाने के लिए फिर बात ये थी, तो अगर स्टेटहुड नहीं तो फिर ऐसा कौन सा स्वरूप हो सकता है? आप ये सोचिए, इससे ज़्यादा खुलेपन का प्रदर्शन और क्या हो सकता है कि केंद्र सरकार ने ऐसा मॉडल कस्टमाइज्ड उसकी चर्चा शुरू करी है जो कि पूरे हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है। तो एक शुरुआत जिसकी पहल केंद्र सरकार द्वारा करी गई, अब 2 कदम आगे केंद्र सरकार ने बढ़ाए, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों को भी, जो लीडर्स जाते हैं, एक अच्छे माहौल में उसका रेसिप्रोकेशन करना चाहिए और 2 कदम वो आगे बढ़ाएं। तो इसी तरह से कदम बढ़ाते चले जाएंगे तो सब रास्ते खुलते चले सर जाएंगे। काफ़ी रिफॉर्म्स देखे जा रहे हैं, जैसे प्लांटेशन हो गया, अभी चेक डैम्स बन रहे हैं, तो ये भी क्योंकि जैसे आपको पता है कि ट्रेन बिल्कुल ही अलग है अन्य हमारे दूसरे भारत की जगहों से। सर इसमें क्या एक्सपर्ट्स को लेके या लोकली जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी रखा जा रहा है इस मामलों में, क्योंकि बहुत सारे ये भी कहना है कि जिस तरह के प्लांटेशन हो रहे हैं यहाँ पे वो सूटेबल नहीं है कहीं ना कहीं वेदर को लेके। तो इस तरह से किस तरह से काम चल रहा है सर, क्योंकि चेक डैम्स को भी लेके काफ़ी सवाल, और ठिकसे के जो वहाँ रहने वाले हैं उनके काफ़ी दिक्कतों का भी अभी हमें सुनने को मिला है, क्योंकि उनके पानी की काफ़ी दिक्कत आ रही थी उसमें। तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के माननीय उपराज्यपाल महोदय जो हैं, उन्होंने आकर के सबसे पहले जो एक बड़े स्तर पे काम, जिन चीज़ पे काम किया, वो चीज़ें हैं जिससे आम आदमी का रोज़मर्रा की ज़रूरतें जुड़ी हुई हैं। सर्दी के मौसम में यहाँ पानी की किल्लत हो जाती है, तो पानी को किस तरह से कंज़र्व किया जाए, पानी बहता चला जाता है और उसके बाद क्या हम चेक डैम के ज़रिए उसी पानी को रोक के एक ऐसा पानी का स्रोत बनाएं जो कि इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल हो और जो कि पानी पीने के लिए भी लोग इस्तेमाल कर सकें। प्लांटेशन का जहाँ तक सवाल है, वो भी बड़े पैमाने पे करी जा रही है और इसमें तो कोई भी नहीं कह सकता कि ये नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसमें ज़रूर है कि ज़्यादातर मेरे ख्याल 95% प्लांटेशन जो करी गई है उसमें लोकल स्पीशीज़ जो विलो, एप्रिकॉट, इस तरह के प्लांट लगाए गए हैं और एक्सपेरिमेंट के तौर पे नए कुछ प्लांट्स को भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ एक्सपेरिमेंट और इनोवेशन जो है, जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये नहीं हम जान पाएंगे कि वाकई में यहाँ पे कौन से ऐसे पौधे हैं जो चल पाएंगे। अब देखिए कि जिस तरह से कई बरस पहले मुझे बताया जाता है, आज से 15 साल पहले प्लांटेशन बहुत ही कम थी, तो लोग पहले कहते थे कि प्लांटेशन करनी ही नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे जब प्लांटेशन का लोगों को फ़ायदा समझ में आने लगा तो वो सब उसका समर्थन करना, इनफैक्ट मॉनेस्ट्री वाले जो लोग हैं, चाहे हेमिस के हैं, बाकी हैं, वो भी लार्ज स्केल प्लांटेशन कराते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक प्रक्रिया है। हाँ, जहाँ तक कि लोकल लोगों की समझ और उनको एक्सपीरियंस, उनका तजुर्बा, उसको जोड़ने के लिए हम, एलजी साहब भी और मैं भी, अलग अलग फोरम में, प्लेटफॉर्म में लोगों से मिलते हैं। अब जैसे अपने आपने देखा नहीं देखा, जैसे जैसे युवा एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको पहले मैं एक ग्रुप में मिला, 20 लोग थे, अगली बार 40 लोग थे। वो बहुत ही क्रिएटिव लोग हैं, कुछ एग्री स्पेस में काम कर रहे हैं, एग्रो प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, कुछ टेक्सटाइल स्पेस में कर रहे हैं, कोई फिल्म मेकिंग में कर रहे हैं, कुछ फाइन आर्ट्स में कर रहे हैं, कुछ कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं बल्कि कि यहाँ की जो प्रतिभा है, खास तौर पे युवा पीढ़ी की, वो खुल करके आगे आए और हमको बताए हम कैसे उनके साथ पार्टनर कर सकते हैं कि जो जो भी फील्ड में वो काम कर रहे हो, हम तो उनका समर्थन ही करना चाहते हैं। तो ये धीरे धीरे मेरे ख्याल उनको हम अपने अपने जो थोड़े से शाय शेल में बैठे रहते हैं, वो उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जिस तरह से एक ऑर्डर आया था फाइनेंशियल जो है वो एलएचडीसी दोनों के अंदर जो है सीओ से उनके पास जो है रखा जाएगा, ऐसा एक क्या रखा जाए? जो फाइनेंशियल सर, हाँ। अभी एक ऑर्डर आया था न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हाँ। के बनने के बाद हाँ हाँ सारे डिस्ट्रिक्ट्स का जो भी फाइनेंशियल होगा वो दोनों जो है और हाँ। कारगिल के जो सीओ है हेल्थ हाँ। काउंसिल के उनके पास जो है रखा हाँ। जाएगा। हाँ। तो उस ऑर्डर का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, उसमें क्या है कि जो कानून है, एलएचडीसी एक्ट है,
उसके अंदर फिलहाल केवल 2 ही ज़िलों का नाम है, लेह और कारगिल। तो जो बजट एलोकेशन हुई है वो भी 2 ही ज़िलों को हुई थी, जो कैपिटल कैपेक्स इसको बोलते हैं, लेह और कारगिल। अब उसका बंटवारा चूंकि अब नए ज़िले हो गए हैं, वो पैसा खर्च किस प्रिंसिपल पे किया जाना है, हम ये चाहते थे कि एक फेयर प्रिंसिपल अडॉप्ट सीईओ द्वारा और काउंसिल के द्वारा किया जाए। तो हमने एक सर्कुलर निकाला जिसके अंदर हमने कहा कि 60% वेट जो है वो आबादी को देंगे और 40% वेट जो है एरिया को देंगे, ताकि सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट डिस्ट्रिक्ट्स उस पुराने डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा थे, उनको ये कहीं ऐसा ना लगे कि हमको महरूम रखा जा रहा है उन पैसों से जो कि हमारे विकास के लिए आने थे, अगर हम उसी काउंसिल का हिस्सा होते। तो ये फिलहाल का अरेंजमेंट, जब तक ये कानून में तरमीम नहीं होगी तब तक ये अरेंजमेंट तो चलना पड़ेगा। सर आने वाले दिनों में जो जोजिला टनल के बाद चल रहा है सर, वो कुछ दिनों में ओपन हो रहा है सर दोनों दिशाओं से, तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरह तैयारी चल रही है सर? अभी हमें सूचना मिली है कि केंद्र मंत्री यहाँ आएंगे, तो अभी टनल जो है खुलने की बात नहीं है, अभी तो ब्रेक थ्रू है। ब्रेक थ्रू होता है कि दोनों तरफ से जो सुरंगें वहाँ से कर रहे हैं और यहाँ से सुरंग की कार्रवाई चल रही है, दोनों मिल जाते हैं एक पॉइंट पे ताकि खुल जाए। लेकिन उसके बाद उसकी अंदर स्टेबलाइजेशन, रॉक स्टेबलाइजेशन और सड़क का बनना, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो मेरे ख्याल है हम तो जब भी अल्टीमेटली ये सुरंग खुल जाएगी तो जाहिर सी बात है लद्दाख के लोगों को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पूरे साल भर जो है श्रीनगर के ज़रिए पूरे देश से कनेक्टिविटी बरकरार रहेगी। तो हम तो बहुत ही बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। सर न्यू डिस्ट्रिक्ट में चंगथांग डिस्ट्रिक्ट के जो लालोप रीजन के लोग हैं, तो हेडक्वार्टर के ऊपर काफ़ी सवाल उठे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर युवा हेडक्वार्टर रखा गया तो डिस्टेंस वाइज ले से और भी उनको दूर पड़ रहा है। सो इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए ये तो फिर एक एंडलेस चर्चा का विषय बन जाता है। तो मैं अभी दुरबुक और तंग से और वो वहाँ से होता हुआ चुशूल गया, और दुरबुक के लोग कहते हैं कि यहाँ पे होना चाहिए था, या हमारा जो है एडीसी हेडक्वार्टर यहाँ होना चाहिए, हम भी बहुत दूर हैं। अभी इतना बड़ा इलाका है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दूरी तो होगी ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक शुरुआत करी गई है, नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, उनको अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, लोगों को थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमने युवा लोग लगाए हैं, नौजवान हैं और जज्बे वाले हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, उनको मौका दें, कुछ महीने का, देखते हैं कि लोगों को कैसा महसूस होता है। सर कल लद्दाख मेडिकल एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि जो लद्दाख यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है उसका अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है, तो उसका स्टेटस क्या है सर? ये भारत सरकार में, देखिए भारत सरकार के अंदर अभी वो एक एक्सपेंडिचर फाइनेंस का मेमो बनता है, वो अभी बन के फिर उसके बाद उसका अप्रूवल वित्त मंत्रालय से होगा। लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हेल्थ हैं, वो कॉन्स्टेंटली केंद्र सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके साथ इन टच हैं, और एलजी साहब भी अगली बार जब जाएंगे तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री से इस पे चर्चा करें। सर जिस तरह से एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी बोल रहा था सर करगिल में, तो उसका तो लोग कह रहे हैं कि कुछ आता ही पता ही नहीं, तो क्या नहीं, यहाँ क्या है ना कि बहुत जल्दी लोग हताश होने की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो हताशा को, अब सारी चीज़ें जब एक पॉजिटिव तरफ बढ़ रही हैं, हमें हताशा को पीछे छोड़ना है, आशा की तरफ बढ़ना है। आशावादी होना बहुत अच्छी बात है, और जल्दबाजी इतनी नहीं होनी चाहिए कि भाई अभी आज ही मिल जाए, आज घोषणा हुई है तो मैं सोचता हूँ कि घर से निकलूँ और इंजीनियरिंग कॉलेज में घुस जाऊँ सीधे। तो बन जाएगा, उसको वक्त दीजिए। ऐसा तो नहीं कि कैंसिल हो गया है, थोड़ा वक्त लगता है, सारे प्रोसेसेस हैं सरकारी, उसमें जल्दी बन जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है सर, टूरिज्म जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं यूटी लद्दाख, और हम ये पूछना चाहेंगे क्योंकि कई बार ग्रीवेंसेस सुनने को मिलता है, जैसे अगर काफ़ी टूरिस्ट नीचे से आते हैं तो यहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से प्रॉब्लम भी है, तो किस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको दिए जा रहे हैं सर? और प्रमोशन के तौर पे जैसे देखा जाए तो टूरिस्ट को किस तरह की सुविधा अच्छी की जा रही है, क्योंकि लद्दाख जैसे टेरेन में काफ़ी लोगों को मुश्किल भी होती है, तो क्या कहेंगे? देखिए, इसमें जिम्मेदारी एक तो जो ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं, होटल ओनर्स हैं, उनकी है। एक जो टूरिस्ट आता है उसकी खुद की एक जिम्मेदारी है। अब मान लीजिए पहले दिन ही आते ही 11,500 फुट पे आप आ गए हैं और एक्साइटमेंट में आप निकल के सीधे ही खारदुंगला पहुंच जाएं,
वहाँ कूदा फांदी करने लगे तो उसमें फिर सांस तो फूलेगा। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब मैं कल खुद ही बस 11.5 फुट पे तो रह ही रहा हूँ। अब चुशूल गया मैं और सारा दिन चल रहा था चुशूल में, रात को मुझे नींद ही नहीं आई। अब वो 15,000 फुट पे है, यहाँ से 4,000 और ऊपर हो गए। तो ये आदमी को जो आने वाला है उसको भी सोचना चाहिए कि भाई आप जहाँ जा रहे हैं, ये कोई शिमला जाने वाली बात तो है नहीं। आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ ऊंचाई पे है, ऊंचाई में जाने के थोड़ा सा सब्र चाहिए जी होता सर, है। ले मार्केट जैसे बहुत बड़ा अभी यूएसपी हो गया है, लाइटिंग काफी अच्छे, तो टूरिस्ट आना पसंद करते हैं शाम को और कुछ ना कुछ इवेंट्स चलता रहता है, तो ट्रैफिक जैम की वजह से लोकल्स को भी और टूरिस्ट को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि पार्किंग भी नहीं है। सर उसको किस तरह देखा जाए? इसमें देखिए आज ही इत्तेफाक की बात है कि हमने चर्चा करी है हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट के डायरेक्टर जो हैं डीसी भी हैं और उनके तमाम अधिकारियों के साथ कि एक जो सेंट्रल मार्केट जो हब है हमारा पूरी एक्टिविटी का, उसके आसपास के पूरे दायरे को एक बार देखा जाए कि क्या हम ऐसा पार्किंग का अरेंजमेंट कर सकते हैं कि वो पूरा एरिया जो घूमने वाला उसके आसपास का है, मेन मार्केट के आसपास का, उसमें पेडेस्ट्रियनाइजेशन हो जाए। इसका मतलब पेडेस्ट्रियनाइजेशन होने के लिए आपको पार्किंग की सुविधा देनी पड़ेगी। तो क्या हम पार्किंग को ऐसे स्पेसेस बना सकते हैं जिससे लोग पैदल उस इलाके में घूम पाएँ और कोई ऐसा ट्रैफिक जैम ना हो। इसके अलावा जो एक बस स्टैंड है, उसके बाद एक और मतलब सिडको का, और एक और बस स्टैंड है, उसके बाद एक और जहाँ लॉरियाँ सी खड़ी रहती हैं और उसके ऊपर जाके बॉम्ब गार्ड या कहाँ पे उसके आगे जाके एक और खुला सा मैदान है जहाँ पे ट्रैफिक पार्किंग के लिए डेवलप हो रहा है। तो वो भी हमने कहा है कि इंटीग्रेटेड प्लान बनाएं कि टैक्सी स्टैंड एकदम अलग हो, जो ट्रक्स हैं या छोटे ट्रक हैं वो अलग उनकी पार्किंग हो, और जो बाहर से टैक्सियाँ आ रही हैं उनकी हम अलग से कहीं पार्किंग का इंतज़ाम कर सकें ताकि वो चोक ना करें। मतलब लोग फिर मतलब नेचुरली अगर वहाँ इतने सारे लोग जा रहे हैं मार्केट में और वहाँ ट्रैफिक जैम हो जाए तो दिक्कत का तो। सर एक और सवाल, जिस तरह से लद्दाख बीइंग अ वेरी डेमोग्राफिकली डिफरेंट, लद्दाख का कोई ऐसा स्पॉट हो जैसे हॉट स्पॉट होता है जो वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अभी हम देख रहे हैं कि रिसेंट डेवलपमेंट काफ़ी डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे चल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि एक मेन हॉट स्पॉट जो वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ पे हम बहुत सारे कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं जो कि एक वाइल्ड लाइफ के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो बहुत ही दुख की बात है। तो आप इस पे क्या कहेंगे सर? जिस तरह से डेवलपमेंट वर्क होगा तो वो लद्दाख की डेमोग्राफिक को देख के उसको कंसल्ट करके किस तरह से आप देखते हैं? देखिए वाइल्ड लाइफ यहाँ यूनिक है लद्दाख में, और उसमें एक और ख़ास बात यह है कि बाकी इलाकों में जहाँ के जंगल में जानवर लोग देखने जाते हैं और अक्सर जंगल में नहीं नज़र आते, यहाँ पे क्योंकि खुले में जानवर होते हैं तो देखने में आसानी है और यूनिक स्पीशीज़ हैं, वेटलैंड्स भी हैं और यूनिक किस्म के बर्ड्स भी हैं जो कि रेयर बर्ड्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ जागरूकता की भी आवश्यकता है क्योंकि लोग ख़ासतौर पे जो टूरिज़्म से जुड़े लोग हैं अक्सर जो है वो इस बात को भूल जाते हैं कि जिस इलाके में रह रहे हैं उसकी ख़ासियत क्या है और जिसको हमें बचा के रखना है। कल्चर, ज़मीन, एम्प्लॉयमेंट की सब ने बात करी, लेकिन जो बेज़ुबान जानवर हैं उनकी बात कौन करेगा? तो वो यहीं के लोगों को मेरे ख्याल में, हालांकि यहाँ के लोग ऐसा है, ये भी एक यूनिक है कि वाइल्ड लाइफ को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो इस करके थोड़ा सा कम्युनिटी अवेयरनेस और पॉलिटिकल लीडर्स को भी और जो सोशल बॉडीज़ हैं उनको भी एक जागरूकता जगाने की आवश्यकता है क्योंकि हमेशा ही जो पर्यावरण और विकास के बीच में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में लद्दाख का जो डेवलपमेंट का मॉडल है उसमें दोनों में बैलेंस बनाकर ही हम चलेंगे। सर वेटलैंड की बात करें तो सर लद्दाख में कुछ 400 प्लस स्पीशीज जो आते हैं सर, हार्डली 300 जो है वो स्टे करते हैं सर, हार्डली 1 या 2 महीना, वो सारे इंडस बेल्ट एरिया में करते हैं सर। तो यहाँ पर एक गाँव है सर चुशोत, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा एक वेटलैंड हम देखने के लिए भी गया था, हमने शूट भी किया सर। रिसेंटली एलजी साहब से भी हमने इस बारे में थोड़ा विजय में बात की, तो इस पे क्या प्रोग्रेस हो रहा है, किस तरह के यूटी गवर्नमेंट का वो इनिशिएटिव? नहीं, जो हमारा वाइल्ड लाइफ विभाग है और जो पर्यावरण वाला विभाग है वो इसके ऊपर जागरूकता के लिए और यूं भी बाकी
संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। अभी हाल में ही एलजी साहब ने एक वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के गठन का अनुमोदन दिया है और ये जागरूकता और लोगों को, बाहर के लोगों को भी साथ में जोड़ने के लिए हम कुछ 4-5 जो स्पीशीज़ हैं उन पे फोकस कर रहे हैं, जैसे कि ब्लैक नेक क्रेन है, वेटलैंड्स हैं, जैसे कि ब्राउन बियर है और जैसे स्नो लेपर्ड है। ये 4 अलग वर्टिकल्स पे हम फोकस तरीके से काम करेंगे और आपको जल्दी ही मेरे ख्याल अगले कुछ हफ्तों में इसके परिणाम नज़र आएंगे।